Yes, let us proceed further. The March of Mind by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. I think we were here, page number 9, this third line, love of peace is high. Radhakrishnan suggested that our image in international arena is very high. हमारी जो छवि है वो बड़े अव्वल दर्जे की है, उच्च कोटि की है। इसलिए हमें हमारी छवि को बनाए रखने के लिए अच्छे कार्यों को निरंतर संपादित करते रहना होगा। अच्छे कार्यों को निरंतर संपादित करते रहने से ही हमारी छवि अच्छी बनेगी। I may remind you of a statement made by a distinguished visitor. क्या कह रहे हैं? गौर से सुने। I may remind you of a statement made by a distinguished visitor to this country that India would rather die or commit suicide than submit to pressure or intimidation from any quarter. देखिए, ये भारत की छवि है। बाहर से आए हुए व्यक्ति हमारे राष्ट्र के बारे में क्या छवि रखते हैं, कैसा सोचते हैं, वो बता रहे हैं। बाहर से आए हुए व्यक्ति हमारे देश के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी हमारे देश की छवि है, वो बताने का प्रयास है। क्या बता रहे हैं? रिमाइंड यू का मतलब वापस याद दिलाना। स्टेटमेंट वक्तव्य को बोलते हैं मेड बाय ए डिस्टिंग्विश्ड विजिटर। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है? विशिष्ट, अति विशिष्ट। टू दिस कंट्री, इस देश के बारे में क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया था? रादर हमेशा प्रीफरेंस शो करता है बेटा। रादर है वो प्रीफरेंस शो करता है। रादर का मतलब की बजाय, कि भारत है रादर डाई और कमिट सुसाइड, कि भारतीय आप मरना या आत्महत्या करना पसंद करेंगे, देन सबमिट टू प्रेशर और इंटिमिडेशन फ्रॉम एनी क्वार्टर, किसी भी क्षेत्र से थ्रेट, धमकी, इसके सामने दबाव के सामने सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद करते हैं। किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव भारतीय सहन नहीं करते। ऐसा विदेशियों का मत होना अपने आप में भारत की छवि को बताता है कि भारतीयों की उनके समक्ष कैसी छवि है। That may be so or may not be so. अब ये कह रहे हैं देखो कि ये उनके सामने छवि है। छवि होना अलग बात है और वास्तविकता होना अलग बात है। देखिए बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है, परंतु अभी आप लोग फाइनल ईयर में हो तो आप लोगों को घटना पता नहीं होगी। आप नेट पे सर्च करके देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। भारत की संसद, जो आप ये समझें कि सर्वोच्च संस्था है जहाँ देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है देश का, पूरे देश का वहाँ से संचालित है। और सबसे अधिक सुरक्षित फोर्टिफाइड किले की तरह है। आप ये सोचें, वहाँ की सुरक्षा चाक चौबंद होती है।
वहां पर हमला हुआ, अंदर घुसने का प्रयास और सफल भी हो जाता। ये संयोगवश वो नाम नाम याद है, जेपी यादव शहीद हुए थे अपनी सीकर के, और उस आतंकी हमले को विफल कर दिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए ये इमेज के बारे में कह रहे हैं, मे बी और मे नॉट बी, कि भारत के लोग मरना पसंद करेंगे बजाय किसी के आगे सरेंडर करना या किसी का प्रेशर स्वीकार करना। तो मैं आपको ये जेपी यादव का एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं, जो भारतीय संसद पर हुए हमले में शहीद हुए थे, क्योंकि उन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर उनको अंदर होने के उनके मंसूबे सफल नहीं हुए। अब आप देखिए कि सारे तो जेपी यादव नहीं होते, रिश्वतखोर भी हैं, बिकाऊ लोग भी हैं, तो जेपी यादव जैसे भी हैं। पर जब वो ऐसा देखते हैं कि इन्होंने अपने प्राण गंवाकर भी देश की संसद की रक्षा करने का प्रयास किया और सफल हुए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष हमारी छवि कैसी बनेगी कि ऐसे जाबाज भारत में हैं जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, देश उनके लिए सर्वोपरि है, देश है वो सर्वोपरि है। ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया था, जिससे हमारे देश की पूरे विश्व समुदाय के समक्ष शानदार छवि बनी। At least we have won the esteem of other nations। देखिए, इससे क्या होता है कि हम दूसरे देशों की नजरों में सम्मान के पात्र बनते हैं। ये बहुत बड़ा, और आप समझे कि सर्वोच्च जज्बा होता है अपने देश की रक्षा करना और उसके लिए प्राणों की भी परवाह न करना। But what we have done is very little compared to the vast undone। देखिए, हमें हमेशा वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करना होता है। क्या बता रहे हैं कि what we have done is very little compared to the vast undone। हमने जो किया है ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम उसकी तुलना किसके साथ करें, अनडन के साथ, जो विध्वंस के साथ। ये आप निर्माण और विध्वंस की तुलना समझें तो हमारे देश में इतना अधिक विध्वंस हुआ है, उसकी तुलना में निर्माण बहुत कम है। ऐसे ही हमारी छवि इतनी अधिक खराब की गई, गरीब, बेचारे, लाचार देश की छवि हमारी बनाई गई। उसको एक अच्छी छवि में परिवर्तन करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। Political freedom has given us the great opportunity
and the sacred responsibility of building up a new India free from want and disease, rid of the curse of the caste and the outcast, where women will enjoy the same rights as men and where we shall live at peace with the rest of the world. देखिए ये स्वप्न की भांति है, जो कुछ बोला जा रहा है ये आदर्श भारत के सदा से रहे हैं। ये आदर्श हमारे देश के हमेशा से रहे हैं। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, पॉलिटिकल फ्रीडम हैज गिवन अस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो उससे हमें बहुत बड़ा अवसर मिला। क्या? सैक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अप ए न्यू इंडिया। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? बड़ा पवित्र, पायस, कि हमें एक पवित्र जिम्मेवारी मिली किस बात की? बिल्डिंग अप ए न्यू इंडिया, कि हम एक नए भारत का निर्माण करें। नए भारत का निर्माण करने की एक पवित्र जिम्मेवारी हमें मिली। फ्री फ्रॉम वांट एंड डिजीज, तो नए भारत में जो राष्ट्रपति महोदय का क्या स्वप्न है, कैसा हो नया भारत? फ्री फ्रॉम वांट एंड डिजीज। वांट बेटा पॉवर्टी को भी बोलते हैं, गरीबी को भी बोलते हैं, ध्यान रखना। वांट माने चाहना ही नहीं होता, वांट मीन्स पॉवर्टी। फ्री फ्रॉम वांट एंड डिजीज, ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। इतने बड़े राष्ट्र को गरीबी और बीमारी से मुक्त करना, गरीबी और बीमारी से मुक्त करना, कि हमारा आदर्श भारत कैसा होना चाहिए? हमारा आदर्श भारत कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम वांट एंड डिजीज, गरीबी और बीमारी से मुक्त। रीड ऑफ द कोर्स, रीड ऑफ द कर्स ऑफ कास्ट एंड आउटकास्ट। हमारे समाज में शताब्दियों से, इसलिए इसको कर्स कहा है। ये कर्स ही है कि हमारा समाज, इवन पूरा देश, जातियों में, उपजातियों में सदा से बटा रहा। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी आप और हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश इस जाति प्रथा से मुक्ति पा चुका है। बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। अभी जातिगत जनगणना की भी जिक्र चल रहा है। हमारे संविधान में बहुत से कानून भी जाति के आधार पर ही बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्ति ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम एक जाति मुक्त, जाति व्यवस्था के अभिशाप से मुक्त भारत का निर्माण करें। अभी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इस बात को बड़ा गहराई से समझें, विचार करें कि बोला तो बहुत अच्छा जा रहा है, पर वास्तव में किया क्या गया, किया क्या जा रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Where women will enjoy the same rights as men। देखिए, ये अवधारणा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार वो एंजॉय करें। अभी ये वीडियो गर्ल्स विंग में भी जाएगा, बॉयज में भी जाएगा। आप अपनी
योग्यता के अनुसार इसको ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। उसमें गर्ल और बॉयज का तो कहीं कोई मानदंड है ही नहीं। अगर आप में योग्यता है तो आप पुरुषों के समान क्यों, उनसे अच्छा क्यों नहीं पद, प्रतिष्ठा, लिबर्टी आप अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करें, एंजॉय करें। महिलाएं आज वास्तव में पुरुषों से आगे लगभग क्षेत्रों में निकल चुकी हैं। इसलिए ये कोई ऐसा मानदंड है ही नहीं कि पुरुषों के बराबर, क्योंकि पुरुष कोई बहुत शानदार उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहे हैं कि उनकी बराबरी तक ही सोचा जाए। We shall live at peace with the rest of the world. We shall live at peace with the rest of the world. कि हम बाकी संसार के साथ बड़े शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहेंगे। ये भारतीय परंपरा सदा से रही है। भारतीय साहित्य में कभी भी चलाकर आक्रमण करने का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। वैसा ही ये बता रहे हैं राधा कृष्ण जी कि हम बड़ा शांतिपूर्वक उनके साथ रहना चाहते हैं। The inspiration of such an India should sustain you in your work ahead. The inspiration of such an India, कि इस प्रकार के भारत को बनाने की प्रेरणा, इस प्रकार के भारत को बनाने की प्रेरणा आपके कार्यों में परिलक्षित होनी चाहिए। In your work ahead, कि जब अभी आप लोगों ने दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं तो अपनी अपनी योग्यताएं एक अच्छे स्तर तक अर्जित कर ली है। तो अब जब आप वर्किंग फील्ड में जाएंगे तो इस प्रकार के भारत का निर्माण करने की प्रेरणा आपके मनोमस्तिष्क में होनी चाहिए। ऐसा भारत गरीबी और बीमारी से मुक्त, महिलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार पुरुषों के बराबर या पुरुषों से भी अधिक अधिकार मिले और हम पूरे विश्व के साथ शांतिपूर्वक संबंध स्थापित करें। We are living through one of the great revolutionary periods in human history. Try to understand. We are living through one of the great revolutionary periods in human history. कि हम इस समय मानव जाति के इतिहास के एक बहुत क्रांतिकारी समय से गुजर रहे हैं, या आप समझें कि क्रांतिकारी रूप से परिवर्तनशील समय से हम वर्तमान में गुजर रहे हैं। लिविंग थ्रू, हम ऐसे युग में जी रहे हैं क्योंकि बड़े आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं देश में, देश की सोच में। The revolutionary efforts spread over several centuries in other parts of the world are concentrated in a short span of time in our country. अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब ये करें वो सारे परिवर्तन एक बहुत कम स्पान में, स्पान क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि। जैसे आप समझे कि 1965 में स्पेन में हुआ, 45 में ब्राजील में हुआ, 85 में जापान में हुआ, ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग जगह जो घटनाएं हुए, तरक्की हुई, तो वो कितने लंबे समय के प्रयास का परिणाम थी। अब वो सारी घटनाएं बड़ी तेज गति से कंसंट्रेटेड का मतलब घनीभूत होकर 15, 20, 30 साल के समय में एक साथ हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो, तो कितना अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोगों के जीवन में होगा, ये बता दें। Spread over several centuries in other parts of the world are concentrated in a short span of time in our country. हमारे समय में बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा काम है वो केंद्रीकृत या घनीभूत हो गया है, जो विश्व के अन्य देशों में इस कार्य को घटित होने में शताब्दियां लगी, ताकि समझो हम डेकेड्स में कर रहे हैं। We are facing a many-sided challenge, political and economic, social and cultural. देखिए, देश जब अपने खुद के आइडेंटिटी बनाता है, बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वतंत्र होने के उपरांत ही एक हमारी स्वतंत्र छवि बनाने का हमें अवसर मिला, तो लगभग हर क्षेत्र में हमें काम करना होता है। छवि है वो एक क्षेत्र की नहीं बना करती, लगभग सभी क्षेत्रों में हमें चुनौतियां मिलती है, और उन चुनौतियों का हम साहसपूर्वक सामना करेंगे तो हमारी शानदार छवि बनती है। ये करें मैनी साइडेड, कई आयाम लिए हुए हमारी छवि बनी। फेसिंग मैनी साइडेड चैलेंज, और हमें चुनौतियां भी बहुत बहुआयामी चुनौतियां मिल रही है चारों तरफ से, जिनमें राजनीतिक सबसे पहले, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की हर शक्ति प्रयास करती है। फिर उसके बाद दूसरा, और इस समय में, वर्तमान समय में आप जब पढ़ रहे हैं, पिछले 20 सालों में या उदारवादी अर्थव्यवस्था का युग आने के बाद, जो ये लिख रखा है ना इकोनॉमिक, ये आर्थिक क्षेत्र है, ये राजनीति से भी महत्वपूर्ण बन गया है। या ये समझे कि राजनीति है वो आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से ही प्रभावी हो रही है, कि कहीं पर हमें अगर अपने वर्चस्व को स्थापित करना है, तो वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका, बड़ा हिस्सा अगर हमें प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ की राजनीति फिर हमारे इर्द गिर्द अपने आप आ जाएगी। इसलिए पॉलिटिकल और पॉलिटिकल से ज़्यादा इकोनॉमिक है, वो चुनौतियाँ बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी कुछ देखो, अपने आप लोगों को पता ही है कि अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, व्यापार करने ही तो आए थे। अंग्रेजों को यहाँ व्यापार करने की ही तो इजाज़त दी थी, और धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कैप्चर कर लिया, और उस अर्थव्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था भी कैप्चर कर लिया। तो ये चुनौतियां हैं, ये नए इस्टेब्लिश देश को फेस करनी ही पड़ेगी।
सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया कि जातिगत व्यवस्था के आधार पर बहुत से पूर्वाग्रह फैले हुए हैं। हमारी संस्कृति है उस पर चहुं ओर से हमला हुआ कि ये अपनी वास्तविक संस्कृति को मेंटेन नहीं रख पाए। Education is the means by which the youth is trained to serve the cause of drastic social and economic changes. इसको आप अंडरलाइन करना, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो गौर से। Education is the means by which the youth is trained to serve the cause of drastic social and economic changes. शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है वो माध्यम है, इस बात का माध्यम है यूथ इज ट्रेंड टू सर्व। शिक्षा युवाओं को सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करने का माध्यम है। शिक्षा युवाओं को सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करने का माध्यम है, जिससे वो क्या करें, ड्रास्टिक सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज को ला सके। कौन ला सकता है? बड़े परिवर्तन, बड़े स्तर के परिवर्तन युवा ही ला सकते हैं। अब वो आएंगे कैसे? बड़े स्तर के परिवर्तन जब युवा है वो अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, तभी वो बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। Nations become back numbers if they do not reckon with the development of the age. देखिए, बड़े बड़े राष्ट्र भी अगर युग के अनुसार, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार अपने आप को नहीं डालते हैं, अपने युवाओं को प्रशिक्षित नहीं करते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। वो फिर एक संख्या, बस। जैसे दुनिया में आप लोगों को पता होगा 200, आप कंफर्म करें अपने संबंधित अध्यापक से पूछ के, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 200 के लगभग, 200 से अधिक राष्ट्र हैं। आप कभी दिमाग पर जोर देकर देखना कि आपको कितनों के नाम याद हैं। डबल फिगर में पहुंच जाएगा, ट्रिपल में नहीं पहुंचेगा। मतलब हमें आधे देशों के नाम भी याद नहीं, बस वो एक संख्या पूरी करते हैं कि वो भी है, पर वो क्यों? क्योंकि उनका आधुनिक विश्व के निर्माण में कोई बड़ा योगदान है ही नहीं। नाम कब ध्यान में रहता है? बाय द वे, नाम के साथ कोई बड़ा काम जब जुड़ा हुआ होता है तो वो नाम लोगों के, सबके जहन में रहता है।
ऐसे जो बच्चा टॉप करता है तो उसका सभी को नाम ध्यान रहता है कि अरे ये तो टॉपर है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाला है या वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ब्रिंग्स नेम एंड फेम, अदरवाइज यू बिकम ए पार्ट ऑफ नंबर ओनली। इस संख्या में ठीक है कितने पास हुए कि 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में से एक वो भी हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट वाले तो कम होते हैं ना, तो वो ही यहां पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। बैक नंबर्स इफ दे डू नॉट रेकन विद द डेवलपमेंट ऑफ एज, अगर युग की भावना के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, मतलब समयानुकूल परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो क्या होता है, वो पिछड़े रह जाते हैं, पिछड़े राष्ट्र की श्रेणी में रह जाते हैं। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अवर कंट्री रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स। अब देखिए, तरक्की कोई ऐसे बात करने से नहीं हुआ करता। तरक्की के लिए हमें ग्राउंड पर कठिन परिश्रम करके परिणाम देने होते हैं। ग्राउंड पर कठिन परिश्रम के लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या बता रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की आज किसी भी राष्ट्र की तरक्की का मुख्य मानदंड माना जाता है कि ये औद्योगिक रूप से कितना उत्पादन करता है, आत्मनिर्भर है या नहीं है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, कितना सक्षम है। उसके लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होती होगी। क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, पहली रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट। पहली आवश्यकता क्या है? बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों की, तीक्ष्ण बुद्धि वाले अन्वेषणकर्ताओं की आवश्यकता है, जो देश के रिक्वायरमेंट के अनुरूप, जो देश की रिक्वायरमेंट के अनुरूप नए नए जो इक्विपमेंट है वो बना सके। कौन? साइंटिस्ट। हमें ऐसे वैज्ञानिकों की बड़े स्तर पर आवश्यकता है जो देश की आवश्यकता के अनुसार, देश की औद्योगिक जगत की आवश्यकता के अनुसार मशीनरी का ढांचा तैयार कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, उसमें अपना योगदान दे। टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, देखिए ये ऑलमोस्ट सेम फील्ड के लोग हैं, पर कार्य क्षेत्र थोड़ा सा अलग अलग है। टेक्नीशियन मतलब तकनीकी रूप से सक्षम लोग। अब साइंटिस्ट ने सपोज कोई मशीन बना तो दी, पर आपको मेरे को ऑपरेट करना ही नहीं आता, तो मशीन चलाएगा कौन? उसका फायदा कैसे होगा? तो तकनीकी रूप से जो सक्षम है वो व्यक्ति उसको समझेगा, उसकी कार्य प्रणाली को जानेगा, उसको ऑपरेट करना आएगा, तभी तो वो उससे कार्य ले पाएगा। इसलिए तकनीकी रूप से सक्षम और इंजीनियर्स किसी भी देश के तरक्की की बैकबोन कौन है? वहां के इंजीनियर्स। किसी भी राष्ट्र की तरक्की को अगर नापना हो, देखना हो, जांचना हो, तो वहां के इंजीनियर्स की गुणवत्ता आप देखिए कि इंजीनियर्स किस लेवल के हैं, किस दर्जे के हैं, क्या उनकी योग्यता है, क्या उनकी दक्षता है। अव्वल कोटि के इंजीनियर्स चाहिए हमें राष्ट्र निर्माण के लिए। हर क्षेत्र में आप लोगों को पता होगा इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड होते हैं। सिविल है,
मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे आयाम हैं। उन सभी में बड़े स्किलफुल इंजीनियर्स की बड़ी संख्या में हमें आवश्यकता है, जो देश के निर्माण में अपना योगदान दें। जब भी हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले कहीं स्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज इट वुड नॉट हैपन। द रश इन आवर यूनिवर्सिटीज फॉर कोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेचुरल। इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो भीड़ उमड़ रही है वो बड़ी प्राकृतिक है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का सीधा सीधा नियम है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। यद्यपि आज और जब डॉक्टर साहब ने ये डिलीवर किया था, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। अब बड़ी भारी गुणवत्ता वाले लोग थे, खाली इंजीनियरिंग डिग्री से बात नहीं, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंजीनियर है उसकी तो हमेशा डिमांड है। जो सिर्फ डिग्री लेके आ गया तो वो बेरोजगार भी रह सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस समय तो सारे अच्छा जॉब प्राप्त करते थे, इंजीनियर बन गए। अभी सारे इंजीनियर भी अच्छा जॉब प्राप्त नहीं करते, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, टैलेंटेड चाहिए, तभी वो देश के निर्माण में अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे और अपना और समाज का और राष्ट्र का भी भला करता है। टुडे वी आर टू स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट, otherwise we will continue in next video. Okay, thank you very much.